हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हमारा आज का जो सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैंने आपको पिछले सेशन में क्वेश्चन बताया था कि हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है और भारत के कुल भूमि क्षेत्रफल के संबंध में इसका अनुमानित परसेंटेज क्या है। तो इसका ठीक आंसर ये था कि हरियाणा का टोटल एरिया 44,212 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है, याद रखना। और इसका परसेंटेज की बात करने तो 1.34% जो है ना आता है आपका ये। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास में पहले वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। हाल ही में हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य के अंदर शेड्यूल कास्ट कमीशन के अध्यक्ष किसे बनाया है। तो इसका ठीक आंसर रहेगा बंतो कटारिया। बंतो कटारिया को बनाया गया है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। इसको हरियाणा सरकार या राज्यपाल के द्वारा राज्य अनुसूचित जाति आयोग में नई नियुक्तियों के लिए मंजूरी दी गई है। आपको मैं ये बता देता हूं कि बंतो कटारिया को आयोग का अध्यक्ष तो चलो ठीक है बनाया गया है, उपाध्यक्ष का नाम क्या है, रेनू डाबला है। इनको आयोग की उपाध्यक्ष बनाया गया है। साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था ना, उसमें अंबाला से लोकसभा चुनाव लड़ा था एक्चुअली इन्होंने, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी वरुण चौधरी से हार का सामना करना पड़ा था इन्हें। चुनाव हारने के बाद अंबाला में लगातार ये एक्टिव होके काम कर रही हैं। और अच्छा, मुझे आप कमेंट में ही बताना इनके पति का नाम क्या था बंतो कटारिया का, जो इसी लोकसभा सीट से, अंबाला लोकसभा सीट से एमपी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्चुअली रह चुके हैं पहले। और साल 2013 में जो रेनू डाबला है, इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ा था और रोहतक की पहली मेयर भी बनी थी ये। और इसके साथ साथ जो है ना, मेयर का कार्यकाल पूरा होने के बाद 18 में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था ये। अभी करंट में कलानौर विधानसभा से लगातार बीजेपी की टिकट की दावेदार भी थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला है। अभी डॉक्टर अर्चना गुप्ता की नई टीम में उन्हें शामिल भी नहीं किया गया था, जिसके बाद अनुसूचित जाति आयोग में ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है ना डाली गई है रेनू डाबला की। पलवल जिले के होडल की अंधुआ पट्टी पर स्थित प्राचीन कचहरी भवन का निर्माण किसने करवाया था। तो अंधुआ पट्टी पे अभी प्राचीन कचहरी का निर्माण जो करवाया गया था, महाराजा सूरजमल जी के द्वारा करवाया गया था। अभी ये वैसे कुछ क्या कहते हैं, बारिश के मौसम में ये टूटा है, इसकी मरम्मत नहीं करवाई गई थी इसी वजह से। और ये स्थानीय निवासियों के अनुसार ये भवन निर्माण लगभग 240 साल पहले 1785 में भरतपुर के महाराजा सूरजमल है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अभी करंट में ऐतिहासिक इमारत पुरातत्व विभाग के अंतर्गत ये आती है। चंडीगढ़ के सेक्टर 19 में ली कार्बुजियर सेंटर में डिजिटल म्यूजियम किस योजना के तहत विकसित किया जाएगा। तो डिजिटल म्यूजियम में विकसित किया जाएगा स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के चलते हुए। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का ठीक रहेगा। चंडीगढ़ की ऐतिहासिक और वास्तुकला विरासत को सुरक्षित रखने के लिए चंडीगढ़ हेरिटेज संरक्षण समिति की 27वीं बैठक है वो आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद ने की थी। और चंडीगढ़ की अनूठी वास्तुकला और विश्व धरोहर की पहचान को विकास कार्यों के लिए साथ साथ सुरक्षित रखना इसका टारगेट है। डिजिटल म्यूजियम को मंजूरी मिली है। सेक्टर 19 स्थित ली कार्बुजियर सेंटर में एक विश्व स्तरीय डिजिटल म्यूजियम बनाने के प्रस्ताव को पास किया गया है और स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत तैयार किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है पर्यटकों को आकर्षित करना और भवन के हेरिटेज स्वरूप को बचाए रखना है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स के बफर जोन में फैसला यूनेस्को विश्व धरोहर कैपिटल कॉम्प्लेक्स के बफर जोन सेक्टर 2, 3, 4 और 5 में संशोधित करके जॉइनिंग प्लान पे भी अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। हाईकोर्ट के मास्टर प्लान का निर्देश भी आया है इसके अंदर। आपको मैं बता देता हूं, चंडीगढ़ के अंदर जो चंडीगढ़ पूरे शहर को डिजाइन किसने किया था, ली कार्बुजियर ने किया था। और इसके अलावा चंडीगढ़ के अंदर ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है, उस भवन का भी डिजाइन इन्होंने ही किया है। इसी वजह से उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर रखा है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से जो है ना पूछा जा सकता है कि, और यूनेस्को का भी फुल फॉर्म आप लोगों के लिए जरूरी हो सकता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है सर? यूनेस्को का फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये है। आप लोगों को ये याद रखना है डियर, ठीक है। और चंडीगढ़ के बात करते हैं तो चंडीगढ़ में एक सुखना लेक भी है, जो पंजाब हरियाणा का कैपिटल तो कह रहा है ये, पर सुखना लेक को एक टैग मिला हुआ है, रामसर साइट का टैग मिला हुआ है, ठीक है। और ये स्वदेश दर्शन योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर चलती है। साल 2014-15 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। इसकी 2015 में एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई थी और बाद में स्वदेश दर्शन 2.0 भी लॉन्च किया गया था। ये जनरली यही है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसको सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको डेवलप करना है, या यूं कह सकते हो कि कोई पर्टिकुलर साइट है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखना, उस वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बना रहे, वहां पे प्रॉपर सर्विस है, लोकल स्किल्स होगी जैसे उनको प्रमोट करना। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या टूरिज्म डिपार्टमेंट ने स्वदेश दर्शन योजना को स्टार्ट कर रखा है, ये ध्यान रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं तो हिसार के गुरु गोरखनाथ जी राजकीय महाविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा आम और जामुन से तैयार की गई पेटेंटेड वाइन का नाम क्या है? तो इस वाइन का नाम है जाम रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का ठीक रहेगा। हिसार के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है, उसका नाम थोड़े समय पहले ही बदला गया था, गुरु गोरखनाथ जी राजकीय महाविद्यालय के नाम से रखा था। और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश आर जांगड़ा बायोटेक्नोलॉजी और डॉक्टर दीपिका गुलाटी बॉटनी ने ये वाइन तैयार की है। और इसके अलावा इसको पेटेंट मिला है, जामरस नाम दिया गया है इसका। इसे पूरी तरीके से प्राकृतिक रूप से केवल आम, जामुन और यीस्ट की मदद से इसको तैयार किया गया है। इसमें कोई आर्टिफिशियल केमिकल नहीं मिलाया इन्होंने। ये पूरी तरीके से जीरो शुगर है, मतलब कैलोरी भी नहीं है इसके अंदर। और वर्तमान में 9 से 10% इसके अंदर अल्कोहल है। भविष्य में 13% तक बढ़ाने की योजना है, ताकि इसे सामान्य तापमान पर भी सुरक्षित रखा जा सके। फिलहाल इसे खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज में ही रखना पड़ता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक है, टैनिन की मात्रा कम रखी गई है इसके अंदर, जिससे पारंपरिक वाइन की तुलना में अधिक संतुलित भी है ये। और स्वास्थ्य के लिए क्या फायदे हैं इसके? एंटीऑक्साइड से भरपूर होने के कारण शरीर की सेल्स को नुकसान होने से बचाने में ये काम कर रहा है, क्योंकि ये फलों को फर्मेंट यानी कि किण्वित करके फिल्टर की जाती है, इसलिए इसमें फलों का ही पोषण बरकरार रहता है। विशेषज्ञों के अनुसार एक फर्मेंटेड जूस के रूप में सीमित मात्रा में इसका सेवन किया जा सकता है, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। बाकी फिर भी मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि ऐसा मत करना कि अब घर वालों को ये कहो कि सुनील सर ने हमें जाम रस पढ़ा दिया है और इसको पेटेंट मिल गया है और ये शरीर के लिए अच्छा है। घर वालों को तुम ये पहला फायदा बता दो, दूसरा फायदा बता दो, और ये वर्ड तुम मत बोलो, सीमित मात्रा वाला शब्द तुम बोलो मत, और तुम कहो कि बस ये पीना चाहिए, इसको हाइड कर दो और तुम लोग घर पे टेबल पे बोतल रख दो, लड़के हो लड़कियां हो तो देख लेना घर वाले तुम्हें पीटेंगे नहीं पीटेंगे, मैं जरूर देख लेना पीटने आ जाऊंगा फिर, ठीक है? ऐसा मत करना। हाँ, सीमित मात्रा वर्ड है कि यहाँ पे, हाँ ध्यान रखना। तो लिटिल लिटिल हो सकती है, लार्ज लार्ज नहीं हो सकती है, ठीक है? हाल ही में 14th एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयनित रोहतक की खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है मेघा चौधरी। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। गाजियाबाद की बेटी और रोहतक की बहू है मेघा चौधरी का इनका नाम है। 14th एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जो है इनका सिलेक्शन हुआ है हमारे पास में। और यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 8 अगस्त से चीन के हांगकांग में आयोजित की जा रही है। कानपुर में आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में 21 उत्कृष्ट खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें इनका 12 खिलाड़ियों की टीम में इनका सिलेक्शन हुआ था। वैसे भारतीय टीम में हरियाणा के कुल 4 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है। यह छठा मौका है कि मेगा एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप में भारत की तरफ से खेल रही है। अब तक कुल 9 बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, 5 बार एशियन लेवल पे भारतीय टीम की जर्सी पहन के देश का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। साल 2007 में इन्होंने नेटबॉल खेलना स्टार्ट किया था। 6 फीट की लंबी इनकी हाइट है और यही इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट माना जाता है। साल 2010 में भी भारत में कॉमनवेल्थ गेम में ये इन्होंने चयन शिविर में मौका मिला था, जहां बेहतरीन प्रदर्शन करके टीम में हिस्सा इन्होंने बनाया था। जिला स्तरीय वन महोत्सव आयोजित करने का मेन टारगेट क्या होता है? तो टू प्रमोट प्लांटेशन, पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना ही इसका मेन टारगेट होता है। 7 अगस्त शुक्रवार को गौशाला में आयोजित किया गया था जिला स्तरीय, और ये अलग अलग जिलों के अंदर किया गया था। स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री है हरियाणा के रणवीर गंगवा, ये इसमें मुख्य अतिथि थे एक्चुअली। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में युवाओं को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है? तो ये है आपके पास में आइडियाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है चंडीगढ़ में, ताकि शिक्षा, कृषि, रोजगार और डिजिटल सेवाओं का सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में युवाओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए इनोवेटिव समाधानों को बढ़ावा देना है। युवा पीढ़ी को इनोवेशन की भावना से प्रोत्साहित करना इनका मेन टारगेट था ये। और आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल है कि इनमें से कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है, बताइएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हो तो द्रोणाचार्य बैच ले सकते हैं स्टार IQ एप्लीकेशन पे, और हरियाणा जीके प्लस साइंस का कॉम्बो नया बैच है टॉपर बैच, उसको भी आप ले सकते हो। थैंक यू।